जय हिंद। आप लोगों को मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया था महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका उन्होंने किस प्रकार से संघर्ष किया, और इसके बाद जो गोखले जी की प्रेरणा से और उनके निमंत्रण पे भारत उन्होंने आना स्वीकार किया और भारत की समस्या को उन्होंने सुलझाने का प्रयास किया, क्योंकि मातृभूमि का कर्ज चुकाना जरूरी हो जाता है किसी व्यक्ति के लिए जीवन में। इसके बाद क्या हुआ, गांधी जी 9 जनवरी 1915 को जब आए तो वहाँ कहाँ पे आए थे, तो ये आए थे बम्बई में, एक ठो अल्फ्रेड पोर्ट है वहाँ पे आए थे, और वो आए थे SS अरबिया नामक जहाज़ से। याद रखिएगा, SS अरबिया नामक जहाज़ से आए थे। और देखिए उनके जो स्वागत करने के लिए थे, जब दक्षिण अफ्रीका में धमाल मचा के आए थे गांधी जी, क्योंकि वहाँ के सरकार से समझौता करके आए थे, कोई छोटी मोटी बात नहीं थी ये। तो जब सरकार से समझौता करके आए थे तो वो स्वयं उनके मतलब गांधी जी जो है ना, गांधी जी मतलब राष्ट्रीय स्तर के नेता, मतलब उनका पहले से ही छवि बन गया था कि भाई बहुत बड़े नेता है। तो इसलिए उनके स्वागत करने के लिए आप जो जानिएगा कि नाम कौन कौन है ना, तो आप चौंक जाइएगा कि कौन, ये सभी जा सकते हैं क्या उसके स्वागत के लिए। उनके स्वागत में तो उनके गुरु जी स्वयं गए थे, जो कि स्वाभाविक था, तो गोखले जी गए थे। उनके बाद मोहम्मद अली जिन्ना का नाम आप लोगों ने सुना होगा कि जो भारत को विभाजित करने में महत्वपूर्ण उन्होंने योगदान निभाया था। तो मोहम्मद अली जिन्ना भी उनके स्वागत करने के लिए गए थे। उस समय उनकी छवि थोड़ा हिंदू मुस्लिम एकता की वाली थी, तो मोहम्मद अली जिन्ना भी गए थे। एक तो बम्बई प्रेसिडेंसी का संस्थापक है फिरोज शाह मेहता, वे भी गए थे। 1901 में जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, दीनशाह युवाचा, वे भी गए थे उनके स्वागत करने के लिए। और एक और व्यक्ति सर दोराबजी टाटा स्वयं गए थे मतलब गांधी जी के स्वागत करने के लिए। ठीक है, अब मैं क्या बता रहा हूँ आप लोगों को, ये इतना तो हो गया। तो गांधी जी मतलब शुरुआत में आए तो अपना उन्होंने क्या किया, तो एक तो वहाँ पे है अहमदाबाद में, जो कि गुजरात के अहमदाबाद में तो कोचरब नामक गांव है, तो कोचरब नामक गांव में उन्होंने क्या तो अपना आश्रम स्थापित किया और ये अपना सादा जीवन जीना। ये तो जब 9 जनवरी को आए तो कुछ दिन तक अपने घर पे रहे, जो पुश्तैनी घर है। उसके बाद उन्होंने 25 मई 1915 माना जाता है एग्जैक्ट डेट, तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया, तो अपना आश्रम स्थापित किया कोचरब में। तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया, जो उनके सहयोगी थे उसके साथ उन्होंने रहना शुरू किया, और वही सामान्य जीवन जीने के वहाँ पे भी शिक्षा दिया जाता था। किस प्रकार से खेती करना है, किसानी करना है, या चरखा काटना है, सूत काटना, किस प्रकार से है, आत्मनिर्भर कैसे बनना है, ब्रह्मचर्य का कैसे पालन करना है, स्वदेशी अपनाने पे जोर, मतलब ये जो आश्रम में होता है तो वो सभी वो क्या करते थे। इसके बाद क्या हुआ, देखिए क्योंकि कोचरब जो था ना ग्रामीण इलाका में था, गांधी जी का जो सपना था ना वो था कि हम बहुत बड़े स्तर पे मतलब भारत में सुधार करें। इसके लिए गांधी जी को शहर में आना जरूरी हो गया। तो गांधी जी ने क्या किया था, गुजरात के गांधीनगर में ही, गुजरात के जो अहमदाबाद है वहीं पे उन्होंने अपना आश्रम को शिफ्ट किया। कोचरब से लाया कहाँ पे, साबरमती नदी के किनारे। साबरमती नदी के किनारे लाने का बहुत सारा रीजन है, मैं आप लोगों को एक एक करके पूरी डिटेल्स जानकारी दूंगा, मतलब क्या किया नहीं किया। पंडित नेहरू से कब मिले, उसके बाद पंडित नेहरू से मोतीलाल नेहरू से कब मिले, सरदार वल्लभ पटेल से कब मिले, विठलभाई पटेल से कब मिले, उनका एनी बेसेंट से कब मुलाकात हुई, और राजकुमार शुक्ल उनको मतलब जब गए मिलने के लिए तो वो लेके ही लौटे दक्षिण वहाँ पे बिहार। उसके बाद वो मतलब बिना उनके गए ही नहीं बिहार, तो कलकत्ता होते हुए। ये मतलब पूरा डिटेल जितना भी जानकारी है ना सब एक एक करके बताऊंगा, आप लोग धैर्य धारण करके सुनिएगा। स्पीड दुगुना कर लीजिएगा ताकि सुनने में आसानी हो, अच्छा लगेगा। मतलब एकदम स्लो स्पीड भी अच्छा नहीं लगता रहता है सुनने में, तो स्पीड दुगुना या डेढ़िया कम से कम कर लीजिएगा चाहे, ताकि सुनने में अच्छा लगे। ठीक है, तो क्या हुआ इसके बाद, वहाँ पे आए उन्होंने साबरमती नदी के किनारे अपना आश्रम स्थापित किया। साबरमती नदी के किनारे आश्रम स्थापित करने का क्या कारण था, सबसे बड़ा कारण था, एक मुख्य कारण था, ये था कि साबरमती आश्रम जो है ना वो शांत किनारे पर है, शांत जगह पे स्थित है, और शांत जगह पे स्थित होने के कारण से वहाँ पे मतलब उपयुक्त जगह था लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए, सादा जीवन जीने के लिए। नदी किनारे था तो सुबह सुबह घूमने के लिए। दूसरा कारण क्या था कि वो साबरमती जो है ना शहर के काफ़ी निकट है, तो गांधी जी से मिलने के लिए कई राष्ट्रीय स्तर के नेता लिए जाते थे, जैसे बड़े बड़े नेता फिरोज शाह मेहता हो गया, सूर्यनाथ बनर्जी हो गया, और भी कई नेता अंग्रेज अधिकारी सब जाते थे। तो गांव इलाके में जाने में ना उतनी सड़क की सुविधा नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने साबरमती आश्रम स्थापित करने का निर्णय लिया। तीसरी बात क्या है, तो वहाँ पे अधिक जमीन गांधी जी को दिया गया खेती सब करने के लिए। तो उनके जो अनुयायी थे तो उनको अधिक खेती करना है, अधिक धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ने लगी, तो अधिक जमीन की आवश्यकता पड़ेगी, अधिक मवेशी की संख्या हो गई, तो ये सभी। उसके बाद एक और चीज़ याद रखिएगा कि गांधी जी के जो आश्रम थे उसमें 11 व्रत का पालन किया जाता था। 11 व्रत में क्या क्या था, कुछ जैन धर्म और बौद्ध धर्म से लिया गया है, जैसे क्या सत्य का पालन करना, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य था। इसके बाद ना वो चरण कोई मिट्टी छूने के लिए ना भी तरसेगा कोई व्यक्ति, इतना महान थे गांधी जी, उसके बारे में आप पढ़िएगा तो। उसके बाद क्या हुआ, गांधी जी उन्होंने अपना स्थापित किया
17 जून 1917 को स्थापित किया था, याद रखिएगा 17 जून 19। एक चीज़ और ध्यान रखिए, गांधी जी जब क्योंकि वो गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें क्या कहा था कि 1915 से 16 के बीच में उन्हें किसी बड़े राजनीतिक आंदोलन में भाग नहीं लेना है। पहले देश को उन्होंने क्या बहुत सारी उन्होंने सुझाव दिया था कि पहले देश को समझो, किसान पीड़ित जो दुखी समुदाय है उनके साथ मिलकर रहो, उनकी क्या दुख दर्द क्या तकलीफ है उसके बारे में जानो। अंग्रेज सरकार की जो संविधान है वो कानून क्या है, किस प्रकार से लोगों को विवश कर रही है, उसे गुलाम बना रही है और किस प्रकार से उन्हें सता रही है, ये सभी को समझो। बड़े बड़े नेताओं से अपना संबंध स्थापित करो ताकि मतलब बड़े स्तर के कार्य आगे जाके शुरू कर सको, क्योंकि किसी भी कार्य को बड़े स्तर पर करने के लिए ना आपको ऐसे व्यक्ति, मजबूत व्यक्ति चाहिए जो आपको अत्यंत संकट की स्थिति में आपके साथ दे सके। ऐसे नहीं कि मतलब जिसके लिए हम कार्य शुरू किए वही व्यक्ति छोड़ के भाग गया तो पता चला कि सब ले लवैया, खेला खत्म हो गया वहीं पर। तो इसीलिए उन्होंने गांधी जी को पहले सीख दी कि पहले बड़े बड़े, तो उन्होंने क्या किया देखिए, इसी क्रम में उन्होंने क्या किया, तो 6 मार्च 1915 और 16 के बीच में, तो उन्होंने 6 मार्च 1915 को ही कलकत्ता पहुंचे थे और वहाँ पे उन्होंने शांति निकेतन में रविन्द्रनाथ टैगोर जी से मुलाकात की थी 6 मार्च 1915 को। और क्योंकि मई में अपना कोचरब आश्रम स्थापित किया था, तो गांधी जी का जो शांति निकेतन है ना उसी से प्रभावित होकर उन्होंने अपना आश्रम स्थापित किया था कोचरब, फिर उसको शहर में बाद में ले गए। इसके बाद देखिए गांधी जी 1915 से 16 के बीच में सब मालवीय जो मदन मोहन मालवीय उनसे भी मुलाकात किए। और गांधी जी को पहली बार भारत में 1915 में जब वापस आए तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि भारत में पहली बार गांधी जी ने भाषण कब दिया, तो BHU जो कि उस समय काशी हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता था, उस समय उसको मतलब काशी हिंदू यूनिवर्सिटी के उद्घाटन समारोह में, जो कि अभी BHU के नाम से जाना जाता है, उसके समारोह में उन्होंने पहली बार भाषण दिया। और अपने भाषण के दौरान उन्होंने पहला व्यक्ति था कोई हिंदी में भाषण दिया, क्योंकि सब अंग्रेजी में भाषण दे रहा था वहाँ पे। तो गांधी जी ने उन लोगों को फटकार भी लगाया कि आप लोग हिंदुस्तान में है और हिंदू के लिए मतलब इंडिया के लिए आवाज़ उठाते हैं और इंग्लिश में भाषण देते हैं, यहाँ पे कौन जनता सुनेगा इंग्लिश उस समय समझता था। यानी अभी भी इंग्लिश समझने में गाँव घर के आदमी को समस्या होती है, और उस समय तो और भी काफ़ी व्यापक स्थिति होगी। कई बड़े बड़े राजा जो तलवार खोज के आए थे, तो गांधी जी उसको ना, आप सत्य के साथ मेरे प्रयोग जो पढ़िएगा तो उसमें उसको नामर्द की संज्ञा दे रहे हैं कि कैसन व्यक्ति है, उसको ज़बरदस्ती जो गवर्नर जनरल है उसको है कि तवाल रखे जाना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार के उनको निगाह की दृष्टि से देख रहे हैं गवर्नर जनरल की, मतलब नामर्द की संज्ञा दे रहे हैं कि तलवार खोसे हुआ है, देसी जनता पे जुल्म ढा रहा है या अंग्रेज सरकार से बिलाई से बैठा है, इस प्रकार से। तो इसको उन्होंने नामर्द की संज्ञा दिया बड़े बड़े अथी को, जो राजा महाराजा थे अपने आप को कह रहे थे उसको। उसके बाद क्या हुआ देखिए, यहाँ से हो गया खत्म। आपको पता होगा कि 1916 ईस्वी में ही लखनऊ अधिवेशन हुआ था, और लखनऊ अधिवेशन में क्या हुआ था, तो ये हुआ था 26 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच में हुआ था, और मुख्य अधिवेशन हुआ था 28 दिसंबर को। तो उसी समय गांधी जी को बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात हुई, जिसमें पहली बार उनसे मुलाकात हुई पंडित जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात हुआ, फिर मोतीलाल नेहरू से मुलाकात हुआ, जो कि दोनों बाप बेटे थे। इसके बाद क्या हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल से भी मुलाकात हुआ, एनी बेसेंट से मुलाकात हुआ, बड़े स्तर के जितने भी बड़े स्तर के कांग्रेसी नेता थे, फिरोज मेहता तो पहले भी मुलाकात हो गई थी, बड़े स्तर के जितने भी नेता थे, मोहम्मद अली जिन्ना से उससे पहले भी मुलाकात हो गया था, वहाँ पे भी फिर से मुलाकात हुआ। और इसी वही जो अधिवेशन था उसमें एक और बहुत बड़ा चीज़ हुआ था, उसे लखनऊ समझौता के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि इसमें बाल गंगाधर तिलक से भी पहली बार उसको मुलाकात हुआ था। तो बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के सहयोग से इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। इसी उसके उसके मतलब मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयास को देखते हुए उस समय सरोजिनी नायडू ने अपनी आत्मकथा में उसे हिंदू मुस्लिम एकता का अग्रदूत बताया है। याद रखिएगा, हिंदू मुस्लिम एकता के अग्रदूत किसको बताया गया है, सरोजिनी नायडू द्वारा बताया है। किसको, तो मोहम्मद अली जिन्ना को बताया गया। मतलब किस प्रकार से मोहम्मद अली जिन्ना ने पहले लोगों का विश्वास जीता, फिर बाद में विश्वासघात किया बहुत बड़ा। तो इसलिए याद रखिएगा, समाज में भी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो पहले विश्वास जीतता है, उसके बाद क्या करता है, विश्वास तोड़ता है। तो अपना सचेत होकर रहिएगा भाई, क्योंकि अभी भी इस प्रकार की बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। इसके बाद क्या हुआ, तो 1916 खत्म हो गया, और 1916 के अधिवेशन में ही बिहार से मात्र 2 व्यक्ति गए थे अधिवेशन में प्रतिनिधि के रूप में। एक कौन थे, राजकुमार शुक्ल थे, जो चंपारण के तिनकठिया प्रणाली थे, सताए हुए किसान थे, उनकी समस्या उठाने के लिए गए थे। और दूसरा उसी के साथ गए थे ब्रज किशोर प्रसाद भी गए थे। ठीक है, 2 आदमी। याद रखिएगा, बिहार के BPSC क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। इसके बाद क्या हुआ, तो जब शुक्ल जी गांधी जी से मिले तो पहले समान तौर पे मिले, फिर पता चला कि ये इतने बड़े काम करके आए, दक्षिण अफ्रीका को हिला के आए हैं,
तो उन्होंने कहा कि आपको तो जाना ही पड़ेगा। तो जब अधिवेशन समाप्त हो गया तो ब्रजकिशोर प्रसाद वापस लौट गया, लेकिन वो जो राजकुमार शुक्ल है वो वापस लौटबे नहीं किया। तो गांधी जी के वो पीछे पड़ गया। तो गांधी जी के साथ ही हुए जब समाप्त हो गया तो उसके साथ वो कानपुर गए, फिर अहमदाबाद भी गए। अंतिम में गांधी जी को विवश हो गया ना, कलकत्ता उसके साथ आना ही पड़ा। तो गांधी जी फिर उसके साथ उन्होंने कहा था कि हम 1917 से पहले कुछ नहीं करेंगे। तो वो फिर 9 अप्रैल 1915 को 9 अप्रैल 1917 को कहाँ है, कलकत्ता आया। देखिए दिसंबर मतलब 2-3 महीना तक घूमते रहे गांधी जी के साथ है राजकुमार शुक्ल, मतलब वापस एवे नहीं किए वो, समझिए। उसके बाद 9 अप्रैल 1917 को आए कहाँ पे, तक कलकत्ता आए रेलवे के माध्यम से। फिर 10 अप्रैल 1917 को आए थे बांकीपुर रेलवे स्टेशन पटना में। और 10 अप्रैल को आए तो वहाँ पे वो पहले मतलब वहाँ पे बिहार का जो स्थानीय नेता थे, बड़े बड़े नेता, उनसे उन्होंने मिलने का प्रयास किया कि वास्तव में यहाँ की समस्या है क्या और समस्या सॉल्व करने में क्या दिक्कतें आ रही हैं। तो इसको उन्होंने जानने का पूरा प्रयास किया। ठीक है दोस्तों, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रहा है लेकिन फिर भी मैं बना रहा हूँ, आप लोगों को अच्छा लगे। तो इसके बाद क्या हुआ, तो उन्होंने उस समय राजेंद्र प्रसाद रूम पे नहीं थे, तो फिर उन्होंने रात में रुका वहाँ पे और फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मुलाकात किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय बड़े वकील बन गए थे, तो उन्होंने उनसे काफ़ी प्रभावित हुए गांधी जी से। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी देश सेवा की बात कही। और डॉक्टर महात्मा गांधी ने कहा कि यदि कोई भी कानूनी काम पड़ता है तो आप लोगों को सहयोग करना पड़ेगा, इसमें हम एक रुपया भी फीस नहीं देंगे। तो सभी ने हामी भरी, क्योंकि गांधी जी अपना काम उसका थोड़ी था स्वयं का, तो सभी ने हामी भरी। इसके बाद वो 10 अप्रैल के बाद 11 अप्रैल को कहाँ पहुँचे, तो मुजफ्फरपुर पहुँचे। 11 अप्रैल से 15 अप्रैल तक वो मुजफ्फरपुर में ही रहे। और वहाँ पे उन्होंने बिहार प्लांटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष जेम्स विल्सन से मिले। किस क्रम में कि भाई तिनकठिया प्रणाली क्या है, उसमें हमको कुछ सहयोग कीजिए, उसको समाप्त कराइए, किसानों के साथ बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है। तो उन्होंने धमका ही दिया उल्टा, जो जेम्स विल्सन, उन्होंने धमका ही दिया कि ये भाग जाए यहाँ से, नहीं तो आप खतरे में पड़ जाएगा। तो उन्होंने, गांधी जी शांत स्वभाव के आदमी थे शुरुआती में, वो ज़्यादा मतलब हिट होने वाले व्यक्ति नहीं थे। एक कथन है सरदार वल्लभ भाई पटेल का कि लोहे को गर्म होना चाहिए लेकिन हथौड़े को गर्म नहीं होना चाहिए। यदि हथौड़ा गर्म हो जाएगा ना तो उसका जो अपना हत्था होता है जिससे पीटा जाता है वही जल जाएगा। तो इसलिए हथौड़ा को कभी गर्म नहीं होना चाहिए। लोहा गर्म हो जाए लेकिन हथौड़ा को गर्म नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है हमेशा जीवन में। तो इसके बाद क्या होना, इसके बाद क्या कहता है, इसके बाद उन्होंने क्या किया, तो उसको लगा कि ये नहीं सपोर्ट करने वाला, तो फिर ये वहाँ से चले गए। इसके बाद क्या हुआ, 15 अप्रैल तक रहे। 15 अप्रैल के बीच में वो कई नेताओं से मिले वहाँ पे। उसका सबसे पहले जेबी कृपलानी से वहाँ पे उसका मुलाकात, स्वागत किया था जेबी कृपलानी ने। फिर जनकधारी प्रसाद का नाम आप लोग सुने होगा, उनके साथ मिले। मजरुल हक से मिले और भी कई, नरहरि पारिक से मिले, महादेव देसाई से मिले, कई बड़े बड़े नेताओं से उन्होंने, वहाँ पे क्षेत्रीय नेताओं से उन्होंने मुलाकात की। इसके बाद क्या किया, तो 15 अप्रैल के रात को मोतिहारी पहुँचे। मोतिहारी में क्या हुआ, तो जब वहाँ पे डीएम हल्का मच गया कि भाई महात्मा गांधी जी आगे हैं, वहाँ पे कानून व्यवस्था बिगाड़ देगा, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका से वो कानून व्यवस्था बिगाड़ के आए थे। उसके बाद क्या हुआ, तो 16 अप्रैल के सुबह होते ही वहाँ के जो डीएम थे, कोरसेट नाम था उसका, W कोरसेट नाम था, उन्होंने क्या किया, तो धारा 144 लागू कर दिया। गांधी जी को कहा कि आप मोतिहारी छोड़ के चले जाइए, नहीं तो मेरा जिला में कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगा। तो गांधी जी ने एकदम प्रेम पूर्वक कहा, पत्र लिखे कि हम छोड़ नहीं सकते हैं, मेरा ज़रूरी काम है जो हम छोड़ तो नहीं सकते हैं, अपना या तो सेफ्टी बढ़ा दीजिए या फिर हमको सही तरीक़ा से किसानों की समस्याओं को जांच करने दीजिए। तो कहा नहीं छोड़ना पड़ेगा। तो 16 अप्रैल को क्या हुआ, मोतिहारी में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, मतलब आदेश, सरकारी आदेश नहीं मानने का रूप में। 18 अप्रैल को गांधी जी को मोतिहारी के सेशन कोर्ट में पेश किया गया। तो जज का उन्होंने इस प्रकार से प्रभावित किया ना कि जज भी बेचारा पिघल गया। जज ने कहा कि 100 रुपये की जमानत दे के आप छूट सकते हैं। कहा मेरे पास पैसे नहीं है, मतलब एक तरह से अपना स्वाभिमान के लिए कि हम पैसा देकर क्यों छूटेंगे, तो उसको ऐसे ही छोड़, सरकार तब तक केस वापस ले लिया। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे 1917, 1916 से 1922 तक कौन थे, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। और जो बिहार के जो उपराज्यपाल थे वो कौन थे, आप लोगों को मालूम होगा। उसमें बिहार के उपराज्यपाल सर अल्बर्ट गेट थे। ये भी याद रखिएगा, आप लोग कभी एग्जाम में पूछ सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक बार 5, 7, 10 क्वेश्चन जो है ना बीपीएससी में एकदम न्यू पूछा जा रहा है, जो किसी को भनक भी न हो। इसके बाद जो गांधी जी मोतिहारी गए तो वहाँ पे तो उसे गिरफ्तार कर लिया। फिर 18 अप्रैल को उन्हें छोड़ दिया गया और सरकार के प्रयास से, सरकार के द्वारा केस भी वापस ले लिया गया। फिर उसको अनुमति मिली कि वो किसानों से मिल सकते हैं। तो देखिए महात्मा गांधी ने क्या किया था, लंबा रास्ता अपनाया। उन्होंने क्या किया, तो
एक एक किसान के दरवाजे पे जाके अपने मतलब स्थानीय नेताओं के साथ में, उस समय जेबी कृपलानी भी थे, जेबी कृपलानी भी उनके सहयोगी थे, याद रखिएगा, जेबी कृपलानी जो कि वहाँ मतलब मुजफ्फरपुर में एक टीचर के रूप में कार्य कर रहे थे, तो ये भी उनके साथ गए थे। तो जेबी कृपलानी थे, नरहरि पारिक थे, महादेव देसाई से बहुत सारे, राजकुमार शुक्ल स्वयं थे, ब्रजकिशोर प्रसाद थे। तो उन सभी लोगों के साथ मिलकर वे एक एक करके किसानों की समस्या लिखते थे, उनसे मुलाकात करते थे। और इसके बाद जब बहुत ज़्यादा प्रचार हो गया कि गांधी जी आए हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, तो लोग स्वयं जुटना शुरू हो गया। तो गांधी जी एक ऑफिस बना लिया किसी के दरवाजे को, और उसके बाद लोग आने लगे। और गांधी जी सिर्फ ऑथेंटिक बातों का ही ध्यान रखता था, ये भी ध्यान रखिए, ये नहीं कि कोई आके झूठ सूठ बोल दिया तो उसको नहीं लगता था उन्होंने, गांधी जी, इसका पूरा वर्णन किया गया है। इसके बाद गांधी जी मतलब एकदम पूरा तथ्य, और उसके साथ उस समय जो चंपारण सत्याग्रह हो रहा था उसको सपोर्ट भी। चंपारण सत्याग्रह में जो भी दयनीय समाचार आता था उसको पत्रिका के माध्यम से छपवाते थे, जिससे सरकार तक भी बातें पहुंचती थी, लोग भी जागरूक होते थे। इसके बाद क्या हुआ, तो बहुत दिनों तक ये आंदोलन चलता रहा, बहुत दिनों तक आंदोलन चलता रहा, भीड़ बढ़ती गई, सरकार पे भी दबाव बनता गया। तो सरकार ने समस्याओं को देखते हुए क्या किया, सरकार ने वहाँ पे चंपारण कृषक जांच समिति का गठन किया। चंपारण कृषक जांच समिति का गठन किया गया। कब किया गया इसका गठन? चंपारण कृषि जांच समिति का गठन किया। उसमें कुल 7 व्यक्ति थे। 7 व्यक्ति में देखिए, एक थे अध्यक्ष, एक थे सचिव और 5 अदर मेंबर थे। अध्यक्ष की बात की जाए तो उसमें FG सलाई थे। और FG सलाई कौन थे? तो मध्य प्रांत मतलब वर्तमान से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश कह सकते हैं, और भी कुछ प्रांत उसमें शामिल था। तो मध्य प्रांत के कमिश्नर थे, वो सरकार की तरफ से मेन वार्ताकार के रूप में शामिल हुए थे अध्यक्ष के तौर पर, ठीक है। एक तो सचिव थे, सचिव का नाम था ई टेनर, उसका नाम था, ठीक है, वो ई टेनर याद रखिएगा सजग। और अदर 5 मेंबर में कौन कौन थे? अदर 5 मेंबर में कौन कौन शामिल थे तो याद रखिएगा, एक तो महात्मा गांधी है, एक तो महात्मा गांधी के बाद जी रैनी है, एक तो रीड नाम थे उसका अंग्रेज का, एक तो LC अदामी, और एक राजा हर प्रसाद सिंह उसका नाम था। तो ये जमींदारों का प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए थे, ठीक है। तो याद रखिएगा कि 5 व्यक्ति कौन कौन शामिल होते, सही से याद कर लेते। एक तो महात्मा गांधी जी, एक तो DJ रीड, एक तो रैनी, और एक का नाम था जो LC अदामी, और एक कौन शामिल हुए थे? तो एक शामिल हुए थे राजा हर प्रसाद सिंह शामिल हुए थे, ठीक है, जमींदारों के नेता के रूप में उसमें शामिल हुए थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, आगे की बात, जब उन्होंने अपना रिपोर्ट सौंपी, उसके बाद रिपोर्ट सौंपी तो उन्होंने 3-4 बात को बताया कि अत्यंत जरूरी है कि ये काम होना ही चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया कि सबसे पहले तो तिनकठिया प्रथा को समाप्त करना चाहिए। भाई ये बहुत दर्द दे रहा है किसान को। तिनकठिया प्रथा को जब समाप्त किया गया तो उन्होंने कहा कि इसके बाद दूसरा मतलब जो अवैध वसूली की गई है, ज़बरदस्ती जो किसानों से वसूली की गई है, उसका 25% किसानों को वापस किया जाए मुआवजा के रूप में, ठीक है। दूसरा उन्होंने, इसके बाद ये हो गया। और तीसरा उन्होंने क्या कहा कि थोड़ा माफ़ी भी मांगना चाहिए। हालांकि माफ़ी मांगा गया नहीं मांगा गया अलग बात है, लेकिन ये 2 मेन मांग थी। तो सरकार ने क्या किया, 1918 ईस्वी में चंपारण कृषक अधिनियम लाया, और उसके माध्यम से ये सभी मांगे जो थी उसके जो जांच समिति का, तो उसको स्वीकार कर लिया और आंदोलन फिर समाप्त हो गया। एक क्वेश्चन दे, सहयोगी में जितना नाम लिया तो सहयोगी है ही, लेकिन पूछा गया कि महिला सहयोगी कौन थी, तो कस्तूरबा गांधी भी उसमें शामिल हुई थी, याद रखिएगा। चंपारण सत्याग्रह के दौरान कस्तूरबा गांधी भी शामिल हुई थी। उसके बाद प्रभावती देवी का नाम भी लिया जाता है, हालांकि वो कम उम्र की थी, लेकिन उसका भी नाम लिया जाता है, प्रभावती देवी का भी नाम लिया जाता है। तो चंपारण सत्याग्रह के बारे में पूरी कहानी हो गया, डेट बाय डेट दिया था। देखिए चंपारण गांधी जी पटना कब आए थे, तो पटना आए थे 10 अप्रैल को, मुजफ्फरपुर कब गए थे, तो 11 से 15 अप्रैल तक मुजफ्फरपुर में रहे, 16 से 15। इसके बाद गांधी जी की इसके बारे में तर्क है कि भाई पहले तो झुका दिया हम, ये बड़ी बात थी, क्योंकि समान भारतीय आदमी के अंग्रेज बात ही नहीं सुनते थे, मार डंडा के भगा दिया था। वो तो शांतिपूर्वक सत्याग्रह था, इसलिए मान भी गए। और दूसरा से गांधी जी चंपारण में सरकार को हिला के आ गए थे, इसलिए भी गांधी जी का प्रभाव अपने आप बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो इसलिए भी वहाँ पे सरकार को झुकना पड़ा, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, तो दूसरा बात है कि गांधी तो कहा कि हम इतने बड़े सरकार को सीधे अब मतलब ये नहीं है कि मेरी सरकार मुट्ठी में है कि हम उसको झुका देंगे, तो इसलिए गांधी जी के कुछ लोग उसके चंपारण सत्याग्रह का गांधी जी के संदर्भ में बुराई भी करते हैं। लेकिन हालांकि कुल मिला के आंदोलन को सफल माना गया और चंपारण सत्याग्रह समाप्त हुआ। इसके बाद यदि कोई भी क्वेश्चन उसमें छूटा हो तो आप लोग कमेंट करके हमको लिख दीजिएगा, हम निश्चित रूप से उसका जवाब भेजेंगे, ये गारंटी है मेरा। और इसके बाद गांधी जी को मैं पूरा बताऊंगा, तो चंपारण सत्याग्रह समाप्त हुआ, डेट बाय डेट करके एक भी क्वेश्चन आप लोगों को गारंटी है कि नहीं छूटेगा।
इसके बाद मैं असहयोग आंदोलन किस प्रकार से हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस प्रकार से हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन किस प्रकार से, ये भी बताऊंगा अगला एपिसोड में। थैंक यू, जय हिंद। यदि वीडियो अच्छा लगे, आपको लगता है कि एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहा है, सभी को एक चीज़ से जोड़ा जा रहा है, तो आप लोग दूसरे स्टूडेंट को पास ही भेजें ताकि उसको भी फायदा हो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे है तो ज़्यादा आदमी को फायदा होता है, तो अच्छा लगता है। तो इसलिए मेरा उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा आदमी के पास ये पहुँचे। तो ये उद्देश्य मेरा आप पूरा कीजिए कि ताकि जो थोड़ा कमज़ोर विद्यार्थी उसको भी ये कॉन्सेप्ट पहुँचे और ये भी अच्छे तरीक़े से अपना याद कर पाए। तो ने माफ़ी क्यों नहीं मांगा, अंग्रेज़ों को माफ़ी ही मांगनी चाहिए था। तो ये इस कारण से इसका मतलब विरोध किया था कि मतलब उसका कहना था कि और भी उस अंग्रेज़ों को मतलब थोड़ा नीचे दिखाने का प्रयास करना चाहिए। तो गांधी जी की इस बारे में तर्क है कि भाई पहले तो झुका दिए हम, ये बड़ी बात थी, क्योंकि समान भारतीय आदमी के अंग्रेज बात ही नहीं सुनते थे, मार डंडा के भगा दिया था। वो तो शांतिपूर्वक सत्याग्रह था, इसलिए मान भी गए। और दूसरा से गांधी जी चंपारण में सरकार को हिला के आ गए थे, इसलिए भी गांधी जी का प्रभाव अपने आप बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो इसलिए भी वहाँ पर सरकार को झुकना पड़ा। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, तो दूसरा बात है कि गांधी तो कहा कि हम इतने बड़े सरकार को सीधे सीधे अब मतलब ये नहीं है कि मेरा सरकार मुट्ठी में है कि हम उसको झुका देंगे। तो इसलिए गांधी जी के कुछ लोग उसके चंपारण सत्याग्रह का गांधी जी के संदर्भ में बुराई भी करते हैं, लेकिन हालांकि कुल मिला के आंदोलन को सफल माना गया और चंपारण सत्याग्रह समाप्त हुआ। इसके बाद यदि कोई भी क्वेश्चन उसमें छूटा हो तो आप लोग कमेंट करके हमको लिख दीजिएगा, हम निश्चित रूप से उसका जवाब भेजेंगे, ये गारंटी है मेरा। और इसके बाद गांधी जी को मैं पूरा बताऊंगा, तो चंपारण सत्याग्रह समाप्त हुआ डेट बाय डेट करके, एक भी क्वेश्चन आप लोगों को गारंटी है कि नहीं छूटेगा। इसके बाद मैं असहयोग आंदोलन किस प्रकार से हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस प्रकार से हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन किस प्रकार से, ये भी बताऊंगा अगला एपिसोड में। थैंक यू, जय हिंद। यदि वीडियो अच्छा लगे, आपको लगता है कि एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहा है, सभी को एक चीज़ से जोड़ा जा रहा है, तो आप लोग दूसरे स्टूडेंट को पास ही भेजें ताकि उसको भी फायदा हो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे है तो ज़्यादा आदमी को फायदा होता है, तो अच्छा लगता है। तो इसलिए मेरा उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा आदमी के पास ये पहुँचे। तो ये उद्देश्य मेरा आप पूरा कीजिए कि ताकि जो थोड़ा कमज़ोर विद्यार्थी उसको भी ये कॉन्सेप्ट पहुँचे और ये भी अच्छे तरीक़े से अपना याद कर पाए।